हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विष्णु कुमार और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रिवीजन अड्डा पे। अब तक हमने ज्योग्राफी के 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज से मैं आपके लिए पॉलिटी के क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था। इसमें हम भारत का संविधान, उसका स्वरूप और इसके अनुच्छेद, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जितना भी है मोस्टली हम 10-10 मिनट की वीडियो में इसको कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, संविधान की परिभाषा क्या है? संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। हमारे देश का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत में ब्रिटेन की तरह ही संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। भारत राज्यों का एक संघ है और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ पर निर्वाचित होता है। हमारा देश किसी भी विशेष धर्म को नहीं मानता है। हमारे यहाँ पे सभी धर्मों का बराबर सम्मान होता है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो विधायिका से स्वतंत्र होती है। ठीक है, हमारा संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे देश की जो शासन प्रणाली है, इसका जो मूल आधार है वो 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। कौन कौन सा? मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो पहले विधायिका। विधायिका कानून बनाती है, जैसे हमारे देश में संसद है। ठीक है, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। फिर आती है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका में हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब होते हैं जो इन नियम और विधियों को लागू करवाते हैं। ठीक है, लागू करते हैं। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका इन कानूनों की व्याख्या करती है। न्यायपालिका जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है। तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का रक्षक भी माना जाता है और उसी को उसका व्याख्याता माना जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को जो हमारी संविधान सभा थी उसने हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। हम जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे उद्देश्य का, तो हम इन सारी डेट और सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो संविधान का प्रारूप बनाया था, ठीक है, संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं हम भारत के संवैधानिक विकास पे। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में पूरा हुआ है। कौन सा? पहला 1773 से लेके 1858 तक। ठीक है, और दूसरा 1858 से लेके 1947 तक। 1773 से लेके 1858 तक तो हमारे देश पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। फिर 1858 के बाद से लेकर 1947 तक हमारे देश में ब्रिटिश क्राउन का राज रहा। देखिए, तो कुल मिला के बात करें तो 1773 से लेकर 1947 के बीच में कई सारे अधिनियम और कई सारे एक्ट आए जिनसे समय समय पर ब्रिटिश लोगों ने भारत में नियम कानून चेंज किए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो देखिए, पहले 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बम्बई और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर कर दिया गया था। ठीक है, और जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। तो अगले साल फिर 1774 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसके पहले जज थे जॉर्ज एलिजा इम्पे। तो ये हो गया हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए, अब बात करते हैं हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियों को अलग कर दिया गया था। तो इसी एक्ट के माध्यम से भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं हम 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। देखिए, 1786 के एक्ट में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। और ये सब करने वाले पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी और गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई गई थी। ठीक, अगला है चार्टर एक्ट 1793। देखिए, ये जो चार्टर एक्ट है, अब यहां से ये जो एक्ट है ये 20-20 साल के लिए बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी 1793 आएगा, उसके बाद 1813 आएगा, फिर 1833 आएगा,
और उसके बाद 1853। यहाँ तक 20-20 साल के लिए इन एक्ट की अवधि को बढ़ाया जाएगा। तो अब बात करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से जो नियंत्रक मंडल के सदस्य थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था। अब हम बात करते हैं, देखिए 1793 हो गया, अब उसके जब 20 साल बाद आएंगे तो 1813 आ जाएगा। अब देखिए 1813 और 1833 और 1853, ये तीन जगह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी गारंटी है कोई भी एग्जाम हो, इन तीन एक्ट में से किसी एक में से तो सवाल आना ही आना है। तो इन तीनों एक्ट को ध्यान से और विस्तार से हमें पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, छोटे छोटे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम 1813 के एक्ट के बारे में। 1813 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महत्वपूर्ण एक्ट था, जिसके अंदर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार कंपनी का एकाधिकार बना रहा था। बाकी के सारे अधिकार कंपनी से ले लिए गए थे। इसके अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। इसी 1813 के एक्ट के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो ये थे हमारे 1813 अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान। अब बात करते हैं हम 1833 का अधिनियम। ये भी एक बहुत बड़ा अधिनियम है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी हुई हैं। 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख प्रावधान कुछ और याद करो चाहे मत करो, लेकिन 1833 के सारे प्रावधान आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। तो हमने 3 गवर्नर जनरल के बारे में अब तक पढ़ लिया है। कौन कौन से? सबसे पहला, बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। दूसरा गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और तीसरा, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ये क्रम भी याद रखना है और इन गवर्नर जनरलों के बारे में भी आपको याद रखना है। अब इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिए। अब वो केवल एक सरकारी संस्था बनकर रह गई थी। अब कंपनी को व्यापार करने या किसी भी तरह का कोई भी मुनाफे का काम करना या कोई भी जैसे गिफ्ट बोलते ना, गिफ्ट लेने का, किसी भी एम्प्लॉय को गिफ्ट लेने की साफ मनाही कर दी गई थी, ठीक है। अब इसके माध्यम से जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो पूरे भारत में नियम कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी गई। इससे भारत में विधायी केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, जिसमें पहले विधि सदस्य थे वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। भारतीय शिक्षा में जिसने आमूलचूल परिवर्तन किए, जिसको मैकाले पद्धति के नाम से हम जानते हैं, ये मैकाले जी यहाँ पे आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। जब वो गवर्नर जनरल थे तो इनको विधि सदस्य बनाया गया था। इनका पूरा नाम याद कर लो, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है। इसी 1833 के एक्ट के माध्यम से सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करने की बात कही गई। तो ये हो गया हमारा 1833 का अधिनियम। इसके कुछ इंपोर्टेंट जो बातें मैंने आपको बताई हैं, नोट्स बनाइए। फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। अब बात करते हैं हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो देखिए, जो 1853 का चार्टर एक्ट था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी चार्टर एक्ट था। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? इसके अंदर विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का पृथक्करण किया गया। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यपालिकी जो कार्य थे इनको अलग अलग किया गया था। दूसरा, इसमें विधायी परिषद का विस्तार किया गया था। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में नए विधायी सदस्यों को जोड़ा गया। तो इस एक्ट के माध्यम से भारत के लिए एक विधायी परिषद की स्थापना की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया था। तो इस एक्ट के द्वारा विधायी परिषद में बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, जिसको आज आगरा कहते हैं, आगरा का पुराना नाम उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था, ठीक है, अब आगरा है, इनके प्रतिनिधियों को शामिल इसमें किया गया था। 1853 के एक्ट के माध्यम से आईसीएस, भारतीय सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। और पहली बार कंपनी का चार्टर एक्ट 20 वर्षों के लिए न बढ़कर अनिश्चित काल के लिए
बढ़ाया गया था। ठीक है, अब यह आगे चलकर 1858 में चेंज हो जाएगा। 1793 से लेके 1853 तक ये जो चार्टर एक्ट थे, इनमें इनको 20वीं साल के लिए बढ़ाया गया था। अब बात करते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से ही ब्रिटिश क्राउन ने, जो महारानी थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गया था। इस एक्ट के माध्यम से भारत सचिव का पद एक नया पद बनाया गया। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई थी। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो कि ब्रिटिश क्राउन का एक प्रतिनिधि था और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह और भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद पारित किया गया था। इस अधिनियम को भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से पहली बार भारतीयों को कानून निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा गया था। इसके जो प्रमुख प्रावधान थे, इसमें गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों के लिए 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को नामित करने का अधिकार दे दिया गया और पहली बार भारतीयों को भी इस परिषद में नामित किया गया। इसके अंदर कुछ प्रमुख नामित नाम थे, जैसे पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और ग्वालियर के सर दिनकर राव वायसराय की परिषद में नामित प्रमुख भारतीय थे। दूसरा है पोर्टफोलियो प्रणाली। देखिए, लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को कानूनी मान्यता दी गई और प्रत्येक सदस्य को एक अलग विभाग सौंपा गया। अब इसमें देखिए, जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें बंबई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। अब इस 1861 के अधिनियम में बंबई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने और उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया और आपातकालीन स्थितियों में वायसराय को बिना परिषद की स्वीकृति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और यह अध्यादेश 6 महीने तक वैध रहता था। अब इस सीरीज में हम पढ़ेंगे लास्ट 1892 का अधिनियम। 1892 का जो अधिनियम है, यह अधिनियम राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभिक मांगों के दबाव में पारित किया गया था। इस अधिनियम को 1861 और 1909 के अधिनियम के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है। इसके प्रमुख प्रावधान, इसके क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे। पहला, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और गैर सरकारी सदस्यों की भी संख्या में वृद्धि की गई थी। दूसरा है निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। तो पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत लागू हुआ। हालांकि इस अधिनियम में इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, विश्वविद्यालयों आदि की सिफारिश पर सदस्यों की नियुक्ति होने लगी थी। बजट पर चर्चा का अधिकार, परिषद के सदस्यों को पहली बार वार्षिक बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, लेकिन वे बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे। तो सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने से पहले उन्हें अग्रिम सूचना देनी पड़ती थी और अनुपूरक प्रश्न पूछने की उनको आजादी नहीं थी। तो ये हो गए हमारे 1773 से लेके 1892 तक के अधिनियम और चार्टर एक्ट। क्रम के हिसाब से जो भी मैंने आपको अधिनियम और एक्ट बताए हैं, उनके अंदर जितने भी गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय और जितने भी सुधार इसमें थे, जैसे सिविल सेवाओं की परीक्षा, ठीक है, और प्रश्न पूछने के अधिकार, निर्वाचन के अधिकार, ये सब की पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, 1774 में जैसे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो, ठीक है, प्रेसिडेंसियों की शक्ति को कम या ज्यादा करना हो, ये सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली। अब हमारे लास्ट में रह गए हैं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, ये सारे अब हम अगली वीडियो में इनको कवर करेंगे। ठीक, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी हम अगली वीडियो में लास्ट फाइनल कवर कर देंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।